नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर द डी प्लान, जिसमें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की जो प्रतिज्ञा दोहराई है वो पूरी कैसे होने वाली है। आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए क्या हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कुपवाड़ा में कल हमलावरों की गोलियों का शिकार हुए गुलाम रसूल मागरे की मौत की खबर आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने उनके घर में गोली मारी थी। गुलाम रसूल का भाई गुलाम मोहिद्दीन टेरर हैंडलर का काम करता है, जो पीओके से ऑपरेट करता है। मृतक गुलाम रसूल भी एलओसी से व्यापार करता था। एक और ब्रेकिंग न्यूज पहले आपको बता देता हूं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के फैसले के बाद 24 अप्रैल से 531 पाकिस्तानी नागरिकों को अब तक वापस भेजा जा चुका है, जबकि पाकिस्तान से 843 भारतीय अब तक वापस भारत लौटे हैं। ये अटारी बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही का आधिकारिक आंकड़ा है। जिस तरह कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के ऐसे ठिकानों को ढूंढा जा रहा है, जिस तरह एक एक कर कश्मीर के एक्टिव आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, जिस तरह पहलगाम आतंक साइट से लेकर प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी हासिल कर एनआईए ने पाकिस्तानी भूमिका की तलाश शुरू की है। मसलन एनआईए की टीम ने कोलकाता में मृतक बितान अधिकारी की पत्नी से मुलाकात की। आपको लग सकता है कि यही नरेंद्र मोदी का आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला सुपर एक्शन है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत आपको बताना चाहता है कि ये तो बस आतंकियों के खिलाफ धार लगाना भर है। भारत का असली एक्शन अभी कहीं और है। जान लीजिए, असली एक्शन अभी रणनीति की टेबल पर है। रविवार को पावर कॉरिडोर में दो बेहद खास मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात राजनाथ सिंह के घर पर हुई, तो दूसरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्रालय में। रविवार को सीडीएस जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात हुई। बैठक आधे घंटे तक चली, जिसमें एलओसी के एक्शन और सेनाओं की सामरिक योजनाओं पर चर्चा हुई। इससे पहले शनिवार को राजनाथ सिंह ने पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर का रिव्यू करके लौटे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की थी। भारत अगर सैन्य विकल्पों के साथ आगे बढ़ता है तो तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के थिएटर कमांड के रोल में सीडीएस की भूमिका अहम हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे और उन दोनों के बीच में दोपहर बाद मीटिंग हुई, चर्चा हुई। इसके बाद अब शाम में रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंचे हैं, जहां दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है और इस पूरे प्रकरण पे बातचीत हो रही है। अहम मुलाकातों के बीच ये भी जान लीजिए कि चाहे जम्मू कश्मीर बेस्ड सेना की उत्तरी कमान हो या पंजाब राजस्थान समेत पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा की निगहबानी करने वाला सेना का पश्चिमी कमान पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार ये नजर आ रहे हैं। सेना के पश्चिमी कमान में तैनात वज्र कोर का ये युद्धाभ्यास इसकी गवाही दे रहा है। सर्जिकल कुशलता और अचूक तालमेल के साथ ही आर्टिलरी एक्सरसाइज भारत की सैन्य क्षमता का परिचय दे रही है। भारतीय सेनाओं की जल थल नभ को भेदने वाली क्षमता पर कोई संदेह कभी नहीं रहा, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत की रणनीति को मांझने के लिए रविवार की दूसरी अहम बैठक बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने की, जब वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे। मौजूदा हालात में बीएसएफ डीजी की केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे चली बैठक में सीमा पर बीएसएफ की तैनाती के मद्देनजर चर्चा हुई। इसके अलावा 23 अप्रैल को पाकिस्तानी सीमा में पहुंचने पर पाकिस्तानी कब्जे में ले लिए गए बीएसएफ जवान के मसले पर भी बातचीत हुई। ये रणनीतिक मुलाकातें साफ इशारा कर रही हैं कि भारत पहलगाम की सजा देने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, बल्कि दुश्मनों पर सोचा समझा अचूक वार होगा।
लेकिन भारत ने अब भी कॉम्बिंग, सर्च और आतंकियों के घर की बॉम्बिंग जैसे बड़े कदम उठाए हैं, तो कई चेहरे खुद बेनकाब हो रहे हैं। आतंकियों के घर को जमींदोज करने के एक्शन पर मीरवाइज उमर फारूक से लेकर महबूबा मुफ्ती को दर्द हुआ। जमाते इस्लामी के मुताबिक इस अभियान से पैनिक मच गया है। आज जो हम कश्मीर में देख रहे हैं कि जो हालात, उसके बाद जो प्रोसेस चलाया गया, उसके बाद हमें लगता है कि हमें उस चीज की भी मजम्मत करनी चाहिए जो हो रहा है। हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन धमाकों से वो इलाके सहम गए हैं। उन धमाकों से वो जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ के बूढ़े हैं, वहाँ के बच्चे हैं, डर के मारे सहम चुके हैं। तो हम विनती करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए। उमर अब्दुल्ला ने आतंकियों के घर गिराने का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि निर्दोषों को नुकसान मत पहुंचाइए। सवाल उठ रहा है कि क्या यह आतंकियों और उनके मददगारों को कवर फायर देना नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के साथ अमन का तमाशा करने के लिए मशहूर मणिशंकर अय्यर तो पहलगाम हमले को विभाजन का अनसुलझा सवाल बता गए। But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? नहीं कि पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में अहमियत रखने वाले भारत के विपक्ष से उम्मीद बनाए रखते हैं। मोदी का विकल्प क्या क्या है, इसे जानने के लिए बेताबी देश दुनिया में सभी को है। पहलगाम नरसंहार के 5 दिन हो गए, मगर जिस इंटेंसिटी के साथ जवाब की अपेक्षा की जा रही थी वो अभी तक इसलिए नहीं दिखा क्योंकि प्लानिंग चल रही। सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण दोहराया है तो उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। उनके एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। एक तरफ विश्व बिरादरी को साधा जा रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अधिकारी इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन बचेगा नहीं। सवाल है कि वो डी प्लान क्या है जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। देखिए जरा। देखना घंटे 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 नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। किसी पे क्या हुआ है? हमारा धर्म है आतताइयों से मारना, खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। The time for words is over and the time for action is now. मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करे। And we want the strongest response to the Pakistani military and administration. पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम को लहूलुहान करने वाले पिशाचों और उनके पालकों के समूल नाश की जब विध्वंसक पटकथा लिखी जा रही है, जब आतंकिस्तान को इंच इंच ध्वस्त करने वाली फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिशोध वाली प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए जब पिछले 5 रोज से महीन और सटीक रणनीति बन रही है, जब शत्रुओं की छाती पर अपेक्षा से ज्यादा मारक क्षमता वाले बारूदी प्रहार करने की तैयारी चल रही है, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जब प्रचंड दंड निर्धारित किया जा रहा है, जब सरहद से लेकर लुटियंस में पावर सेंटर तक हलचल तेज है, जब रेड फाइल पर डेथ वारंट साइन किया जा चुका है, तब बेहिसाब तीव्रता से पलटवार करने वाली रणनीति बनाने वालों के सेंटर में खड़ा है ये शख्स जो एंटी टेरर ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है,
जो असंभव को संभव करने के लिए विश्वविख्यात है, जो हिंद पर नापाक नजर रखने वालों का काल है, जिसका नाम अजीत डोभाल है। पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. सीधे शत्रुओं से साक्षात्कार करने वाला साहसी, एक असाधारण व्यक्ति जो प्रखर राष्ट्रवादी है, जिसके शब्द शब्द में राष्ट्र के प्रति असीमित समर्पण है। वो सुपर ब्रेन वाली शख्सियत जिसका पल पल 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सुरक्षा के लिए मिशन है, जो नेपथ्य में रहकर भी हिंदुस्तान के शत्रु देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेंशन है। Certainly, the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. जो हिंदुस्तान की आत्मा पर इस हमले के चंद घंटे बाद से ही एक्शन में है, वो अजीत डोभाल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दुश्मनों के आंगन में ऐसी तबाही लाने के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो जहरीले जिन्ना के जिहादी वारिसों की अगली 7 पुश्तों को याद रहेगी। लेकिन बारूदी प्रतिकार के लिए उठी आवाज की तीव्रता के हिसाब से जब अब दहशतगर्दों पर आघात नहीं हुआ है, तब देश के 140 करोड़ आबादी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मोदी और डोभाल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आतंकिस्तान को ध्वस्त करने का कौन सा प्लान बन रहा है? क्या डायरेक्ट वार होगा या डिफेंसिव ऑफेंस वाली स्ट्रेटेजी बन रही है? निरपराध हिंदुओं का खून बहाने वालों का हिसाब करने के लिए बेचैन हिंदुस्तानियों के दिमाग में घूम रहे इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। मगर ये जान लीजिए कि इससे पहले जब जब आतंकी अड्डों पर पलटवार हुआ, तब थोड़ा वक्त लगा था। साल 2016 में उरी में हमला हुआ था। एलओसी के पास हुए इस आतंकी हमले में जब 19 जवान शहीद हो गए थे, जब सेना ने इसका बदला लिया था, तभी करीब 10 दिनों का वक्त लगा था। 18 सितंबर को उरी अटैक हुआ था और 29 सितंबर को पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद जब 2019 में पुलवामा हुआ था तो उसका प्रतिकार करने में एक दिन और ज्यादा लगा था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसका बारूदी जवाब दिया था 26 फरवरी को। इस बार उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जवाब का प्रण लिया है प्रधानमंत्री ने। आतंकी हमले के बाद पहली दफा विश्व बिरादरी को चेताते हुए जवाब देने की शपथ ली है। ऐसे में जाहिर है कि प्लानिंग भी बड़ी होगी और इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार हमले के चंद घंटे बाद से ही लग गए थे। कैमरे पर इसकी तस्वीर दिखी थी अगली ही सुबह, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौटे थे। प्रधानमंत्री मोदी के उतरते हुए जिस आक्रामक अंदाज में अजीत डोभाल आगे बढ़े, उसमें उनका आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। एयरपोर्ट पर ही हुई बैठक में वो प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे हुए थे। उसी वक्त से रणनीति बननी शुरू हो गई थी। वहां से निकलने के कुछ घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी। उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के अलावा अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वहां पर आगे की चर्चा हुई। फिर शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग हुई, तो वहां भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के ठीक बगल में बैठे हुए थे अजीत डोभाल, जो उसके बाद भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क में हैं, पल पल पर नजर रखे हुए हैं और उन आतंकियों के अंत की रणनीति बना रहे हैं जिनका खात्मा उनकी सोच और संकल्प का हिस्सा रहा है। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अजीत डोभाल पर इसलिए भी देश की नजर है क्योंकि पिछली बार आतंकियों की जरूरत के जवाब में जब जब एक्शन हुआ, तब तब रणनीति के सेंटर में थे अजीत डोभाल। 2016 में उड़ी हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, सेना के स्पेशल फोर्सेस के साथ सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग की, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक और सीमित हमले का फैसला लिया गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया।
हिंदुस्तान के शूरवीर आधी रात को सरहद लांघकर दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद कर लौट आए। इसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ तब भी एयर स्ट्राइक में डोवाल की अहम भूमिका थी। पुलवामा में अटैक के बाद डोवाल ने खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई और संभावित टारगेट की पहचान की। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने चिन्हित किए गए। इसके बाद डोवाल ने वायुसेना के उच्च अधिकारियों के साथ ऑपरेशन की प्लानिंग की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हुए सटीक, सीमित और प्रभावी एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाई गई। और फिर धरती फाड़ प्रहार में आतंकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप गया था। करीब 6 साल बाद एक बार फिर जब आतंकियों को जवाब देने का वक्त आया है, जब पीएम मोदी कल्पनाओं से परे वाली सजा मुकर्रर कर चुके हैं, तो समूचे देश की नजर डोवाल पर ही है, क्योंकि कश्मीर की दहशतगर्दी उन्हें यूं खलती रही है। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। कश्मीर के इसी अनंतनाग के पहलगाम में जब नरसंहार हुआ है, जब समूचा देश आक्रोशित है, रोष में है, दुनिया के अलग अलग देशों में दहशतगर्दों को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, हिंदुस्तानी आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हर तरफ इंसानियत के दुश्मनों को दंडित करने की मांग की जा रही है। और कश्मीर इंसाफ चाहता है, हमें तब इंसाफ मिलेगा जब आप पाकिस्तान को घुसके मारेंगे। हम इंतजार में। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। देश की फौज के साथ है, पुलिस के साथ है कि कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन दरिंदों ने ये काम किया है। अगर हम इस वक्त खामोश रहेंगे तो हमारे दुश्मन को तो और ताकत मिलेगी कि भविष्य में इस तरीके के काम करें। जहाँ से वो अटैक आ रहा है, जहाँ से वो लॉन्च होते हैं, उनके आर्मी वाले जहाँ से वो लॉन्च कर रहे हैं, उनको उस जगह को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। सिर्फ आम लोग ही नहीं, हर हिंदुस्तानी नरपिशाचों के संहार की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भी अधर्मियों के नाश को धर्म करार देकर सरकार से बड़ी अपील की है। हमारा धर्म है आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतरा है बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। मोदी सरकार भी इसी रास्ते आगे बढ़ रही है। सटीक और शत्रु संहारक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। रणनीतिकारों में सबसे आगे हैं अजीत डोवाल, जिसकी प्लानिंग के बाद ही 2015 में म्यांमार के अंदर घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बताते हैं कि तब अजीत डोवाल ने बांग्लादेश का दौरा छोड़कर मणिपुर में डेरा डाल दिया। तत्कालीन सेना प्रमुख के साथ ऑपरेशन का जमीनी स्तर पर आकलन किया और फिर 4 जून 2015 को तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और दूसरे अधिकारियों की बैठक में इस ऑपरेशन का प्लान बनाया और फिर म्यांमार में घुसकर आतंकियों का खात्मा हुआ था। लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि दर्द बड़ा है, दुश्मन बड़ा है, दुश्मन की साजिश बड़ी है, दहशतगर्दों पर चोट भी आखिरी करनी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर अजीत डोवाल एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों, सेना के अफसरों और प्रधानमंत्री के साथ फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने का पूरा प्लान बन चुका है। मोदी सरकार ने दहशतगर्दों का डेथ वारंट निकाल दिया है। मोदी शाह ने रेड फाइल में प्रतिशोध का पूरा प्लान लॉक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर कल्पना से परे बदले की जो प्रतिज्ञा ली है, उसे पूरा करने का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के कंधों पर है। डोवाल पाकिस्तान की नस नस को जानते हैं। आतंकिस्तान की जड़ खोदने को लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने तक पूरा विजन क्लियर है उनका। यही वजह है कि आतंकियों को पालने पोसने वाले दिन रात परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डोवाल के वार से उन्हें दुनिया भी नहीं बचा पाई। ये दृश्य है उस बैठक की जब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति बैठी थी दहशतगर्दों को विध्वंसक जवाब देने के लिए। सेंटर में प्रधानमंत्री थे और उनके दोनों तरफ मंत्री और अधिकारी बैठे हुए थे। हिंदुस्तान के प्रधान के हाथ में एक फाइल थी।
फाइल के साथ बैठे प्रधानमंत्री मोदी 2.5 घंटे तक सबको सुनते भी रहे और सुनाते भी रहे। बैठक में मौजूद अमित शाह के हाथ में भी एक रेड फाइल थी। अगले दिन शाम में ऐसी ही 3 फाइल और एस जयशंकर के साथ अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस रेड फाइल में क्या है? क्या रेड फाइल में ही फाइनल स्ट्रेटजी है? क्या पीएम मोदी के दोनों विश्वस्त मंत्री राष्ट्रपति को फाइनल प्लान बताने गए थे? क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेना के अध्यक्ष हैं और सर्वोच्च कमांडर के हस्ताक्षर के बाद ही महायुद्ध शुरू हो सकता है। युद्ध कब होगा, कैसा होगा, इसको लेकर तमाम चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से न्याय की प्रतिज्ञा दोहराई है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री को पता है कि देश के आक्रोश का स्तर क्या है, देश क्या चाहता है। यही वजह है कि उसी हिसाब से उसी लेवल की तैयारी चल रही है। हालांकि तैयारी उसी रोज से शुरू हो गई थी जिस दिन दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर खूनी कोहराम मचाया था। तब से अब तक क्या हुआ है वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई बैठकें कर चुके हैं। अमेरिका, रूस समेत तमाम बड़े देशों के साथ राजदूतों को साधा जा चुका है। सिंधु जल संधि खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तानियों की वापसी हो रही है। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। राष्ट्रपति को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। एक दिन पहले आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई थी। सरहद पार स्ट्राइक से पहले फिलहाल घाटी में पल रहे गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है। 10 से ज्यादा आतंकियों के घरों को खाक कर दिया गया है। तब से पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंका है। पाकिस्तान की दुखती नस है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहां जबरदस्त बगावत है। बलूचिस्तान के विद्रोही ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। वह पाकिस्तान को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो मुक्ति वाहिनी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, क्या वही पीओके में हो जाएगा? देखिए। जिन्नालैंड का ये वो टुकड़ा है जो बरसों से बगावत की चोट से डोल रहा है, जहां की विद्रोही आवाज इस्लामाबाद की हुकूमत को डराती रही है, जो पाकिस्तान से टूटकर अपना अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व पाने के लिए छटपटा रहा है। इन्हीं में से सबसे बड़े पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में पहलगाम के बाद फिर पाकिस्तानी फौज का कत्लेआम हुआ है। बलूचिस्तान में एक दो नहीं कई शस्त्र विद्रोही संगठन सक्रिय हैं जो अलग मुल्क की मांग करते हुए पाकिस्तानी सेना पर चोट करते रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तानी और चाइनीज सेना पर हमला करती है, बलोच लिबरेशन फ्रंट जो 1960 के दशक से सक्रिय और गुरिल्ला हमलों के लिए कुख्यात है, बलूच रिपब्लिकन आर्मी गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर हमलों के लिए जानी जाती है, और चौथा है बलूच नेशनल मूवमेंट जो अलग देश के लिए डिप्लोमेटिक तरीकों का सहारा लेता है। इन चारों विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। ये विद्रोही संगठन लगातार हिंदुस्तान से समर्थन की मांग करता रहा है। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब जब मुंबई हमले के बाद पहलगाम में सबसे ज्यादा सिविलियन की हत्या हुई है तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या इस बार जिन्नालैंड का टुकड़ा होने वाला है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि बलोच विद्रोही इसी ताक में बैठे हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान देश का 40% से ज्यादा गैस उत्पादन करता है और कॉपर गोल्ड से भी समृद्ध है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बदहाल है।
बलूचों की भाषा और संस्कृति पाकिस्तान से अलग है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा को भी खत्म कर देगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत होते हुए भी इस्लामाबाद की राजनीति और सेना में उनकी भागीदारी लगभग नगण्य है। बलूचों के साथ पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता आम है। ऐसे में मुमकिन है कि अगर भारत ने अटैक किया तो दूसरी ओर बलूचिस्तान की विद्रोही आर्मी भी जंग छेड़कर अलग राष्ट्र बना सकती है, जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था। इसका डर दावादी आंदोलन कम तीव्र है। अलग सिंध देश की मांग हो रही है। अजीत डोभाल ने जिस तरह भारत में आतंकी हमले का साइड इफेक्ट बलूचिस्तान बताया था, इसके बाद डोभाल के प्लान में इस बार बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध भी तो नहीं है। क्या डोभाल के डिफेंसिव ऑफेंस में जिन्ना लैंड बिखर तो नहीं जाएगा? यही सब